देखते हैं अपन नोट में। एक तो हम लिख रहे हैं बेटा कौन सा, प्लेन एंगल, ठीक, और एक और हम लिख रहे हैं कौन सा, सॉलिड एंगल। मेन काम अपना सॉलिड एंगल से है, लेकिन किसी को अगर एंगल ही नहीं पता हो तो उसके लिए सभी देख लें, एक बार शुरू से देखने में कोई बुराई नहीं है। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल कैसा होता है। मान लो एक सर्कल हमें दिया है, दिस इज अ सर्कुलर पार्ट, ठीक है, इस सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने एक स्फीयर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है ना। तो एक तो सर्कल है हमारे पास, और एक हम पार्ट जो कंसीडर कर रहे हैं वो एक स्फीयर के लिए है। तो सर्कल जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हम बोल सकते हैं कि ये ए बी क्या हो गया, उस पर आर्क हो गया। तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो होगा एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये उसकी एक लेंथ हो सकती है डेल्टा एक्स, और ये उसकी रेडियस होगी। तो जो प्लेन एंगल होता था, प्लेन एंगल अगर अपन लिखते हैं तो प्लेन एंगल को डिनोट किया जाता है किससे, थीटा से, एंड इट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो प्लेन एंगल हमेशा जो सरफेस पर होगा ये कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस होगा। तो आर्क एंगल के लिए लिख देंगे थीटा, और जो आर्क हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स, और रेडियस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन आर। फिर इसी तरह से यहां पर अगर अपन सॉलिड एंगल देखें तो सॉलिड एंगल पर हमेशा एक सरफेस ऐसा होगा, ये ऊपर का इसमें एरिया बनेगा, ध्यान रखो यहां से एरिया आ गया तो एरिया वेक्टर की बात आ जाएगी। अब इसके सेंटर से अगर आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये नॉर्मल इसके सरफेस पर होगा, ध्यान रखना। ये तो एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर है, तो इसके सरफेस पर आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। लेकिन सेंटर से अगर आप लाइन देखोगे तो सेंटर से जो लाइन आ रहा है नॉर्मल वेक्टर जो बन रहा है उसके सरफेस पर, ये दोनों एक ही लाइन में, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो भी कितनी है, r है। सपोज इसका सरफेस एरिया ऊपर वाला डेल्टा s है, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे डिनोट करते हो, ओमेगा से। एंड दिस सॉलिड एंगल इज गिवन बाय, सॉलिड एंगल को किससे दिया जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो अगर हमने यहाँ लिखा सरफेस एरिया, ओमेगा लिखा, और सरफेस एरिया अगर हमने लिखा, सरफेस एरिया के लिए हमने लिख दिया डेल्टा एस, और अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस का स्क्वायर अगर हमने लिख दिया, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसका जो एंगल होता था इसकी यूनिट होती थी, और ये यूनिट होती थी, ये कितनी होती थी, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब इसको हम क्या बोल सकते थे, रेडियन, ठीक है, या फिर डिग्री इसकी यूनिट होती थी, और इसकी यूनिट जो होती थी वो क्या होती थी, स्टेरेडियन, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते थे बेटा, एस आर, ठीक है, और इसको लिखते थे आर ए डी। अब इसमें नया क्या है वो अभी अपन देखते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझो, अगर हम आपसे कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, तो ये जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल के लिए अगर हम लिखें फॉर कंप्लीट सर्कल, ये जो थीटा होगा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और अपॉन में आर, तो आर से आर कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, मैक्सिमम वैल्यू आती थी 2 पाई रेडियन में, ठीक।
ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू फॉर कंप्लीट सर्कल। और फॉर कंप्लीट स्फीयर, फॉर कंप्लीट स्फीयर अगर हम लिखें तो सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया कितना होता होगा, ये होता होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए तो 4 पाई आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा 4 पाई। ठीक है, तो स्फीयर की कंप्लीट किसी भी एक सर्कल, अच्छा इसको अगर अपन देखें फॉर किसी भी एक सर्कल, अगर ये पूरा आर्क बनेगा, सेंटर से पूरा एक राउंड कंप्लीट चारों तरफ अगर होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई। और इसकी अगर पूरा एक प्लेन में अगर एक सर्कल पूरा अगर बनता है किसी भी शेप में तो एंगल अगर पूरा घूमेगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 2 पाई। लिखिए अभी अगर मान लो ये कोई एक इर्रेगुलर सरफेस है लेकिन किसी एक प्लेन में है, एक इर्रेगुलर सरफेस है लेकिन कैसे है, किसी एक प्लेन में है। अगर इसके सेंटर से सभी जगह पर वो लाइनें अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर इसके सेंटर से सभी जगह पर अगर हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं तो आप समझ पाते होंगे कि इसका अगर पूरा सर्कल भी अगर अपन बनाएंगे तो इसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। प्लेन अगर है तो, प्लेन मतलब जैसे अभी अपन 2D है, ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ऐसा अगर है तो। और इसी जगह पर अगर हमारे पास यही चीज जो है वो एक 3D फिगर होता तो 3D फिगर अगर अपन इसको अगर बना भी ले या 3D अगर कहीं से बन रहा होता है तो 3D फिगर भी अगर ये होता तो उस कंडीशन में अगर अपन किसी एक सेंटर पर अगर पूरी सभी जगह पर मान लो ये पूरा एक पत्थर होता है रेगुलर शेप का, तो इसके अगर आप सेंटर पर अगर सभी जगह से अगर बनाओगे तो जो मैक्सिमम एंगल सबटेंड करेगा, जो सॉलिड एंगल मैक्सिमम एंगल होगा इसके अंदर, उसकी वैल्यू 4 पाई से ज्यादा नहीं हो सकती थी। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो 4 पाई होगी। ये तो क्लियर है ना सभी को, इसमें किसी को डाउट है? ये 3D फिगर है, ये इर्रेगुलर बॉडी है, ये किसी एक स्पेस में अगर हम मान लेते हैं और ये किसी भी एक प्लेन में मान लेते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई। किसी को दिक्कत समझ में आ रही है? इसका मैक्सिमम एंगल जो सेंटर पर चारों तरफ से बनेगा वो कितना हो सकता है 4 पाई, और इसका मैक्सिमम एंगल चारों तरफ से जो बनेगा वो कितना हो सकता है 2 पाई। क्लियर? अब अगर मान लो हमारे पास कोई एक इर्रेगुलर सरफेस आ जाए, क्या ध्यान देना जरा, हमारे पास क्या हो, कोई एक इर्रेगुलर सरफेस आ जाए। अब जब ये इर्रेगुलर सरफेस है तो इस इर्रेगुलर सरफेस का ये जो हमने पॉइंट माना, ये इसकी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से हमें इसका एंगल ड्रॉ करना है सभी जगह पर। तो अगर हमने इस पॉइंट से अगर किसी जगह पर इसके एंगल निकाले तो सपोज हम इस छोटे से एरिया के लिए निकाल रहे हैं, इस छोटे से एरिया के लिए इसके सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, सपोज इट इज डी ओमेगा। कितना एंगल है ये? डी ओमेगा है। और यहाँ इस पर अगर अपन ने ये इतना एक सरफेस मान लिया कि इसके सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक के लिए जो डिस्टेंस आ रही थी स्मॉल आर थी और ये लाइन ऐसी जा रही थी। अब लेकिन अगर हम इसके सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करें, मींस परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, देन नॉर्मल जो होगा वो तो इधर होगा। क्यों भैया? नॉर्मल की डायरेक्शन तो ये होगी और ये सपोज एंगल कौन सा है, थीटा है। यहाँ देखना जरा सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हमें समझ में आना चाहिए कि अगर आपको जरा सा भी कोई दिक्कत है तो क्लियर बताना। तो डी ओमेगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली हमने आर, और ये जो एंगल है उसको हमने कितना कंसीडर किया डी ओमेगा, और जो इसका जो पूरा सरफेस एरिया है वो एस है, और ये छोटा सा जो सरफेस हमने माना वो कितना है डीएस, और वो नॉर्मल की डायरेक्शन है। ठीक है, अब 3D फिगर है, बिल्कुल 3D फिगर है, ये भी 3D है, चारों तरफ से अपन बना रहे हैं। तो अपन एरिया की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मतलब 3D होगा, और प्लेन होता तो फिर तो आर्क होता। तो ये 3D फिगर है एक, और ये 3D फिगर में अगर अपन इसमें इसको ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन है। अब अगर अपन नॉर्मल की डायरेक्शन, हमने अभी उस समय बताया था जो एरिया वेक्टर रखेंगे वो सेंटर से रेडियस के साथ होना चाहिए। तो जब अपन इसको इस कंडीशन में अगर इसका नॉर्मल का अगर हम कंपोनेंट बना दें तो इस केस में ये होना चाहिए ds cos थीटा। कितना होना चाहिए? ds cos थीटा, एंड दिस शुड बी कितना? ds
sin थीटा, लेकिन रेडियस की डायरेक्शन में जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ds cos थीटा। तो अब अगर अपन इसका एंगल निकालेंगे, now the solid angle जो इस केस में इसका बनना चाहिए, it should be equal to d ओमेगा, और d ओमेगा कितना होना चाहिए, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही होगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि रेडियस, इससे पहले वाला जो सर्कल था उस सर्कल पे अपन ने एक छोटा सा एरिया अगर कंसीडर किया था, स्फीयर कंसीडर किया था, तो उस स्फीयर का जो सेंटर था उससे अगर रेडियस की डायरेक्शन देखो तो नॉर्मल की डायरेक्शन दोनों एक ही थी, तो हमने उसलिए उसको वहां पर डेल्टा s अपॉन r स्क्वायर लिखा था। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो कैसी हो रही है, ds cos थीटा इधर बन रहा है और वो बन रहा है उधर पे, ds cos थीटा यहाँ पर हो गया ये n, और ये ds cos थीटा बन गया। अब ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर अपन ने ये जो ds निकाला ना, ये छोटा सा एक एरिया कंसीडर किया है, अगर अपन इसी को कंप्लीट एंगल के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, फॉर कंप्लीट सरफेस, तो कंप्लीट सरफेस के लिए अगर बेटा इस केस में अगर आप निकालोगे ना, तो इट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, ds cos थीटा बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होना चाहिए, और ds cos थीटा बाय r स्क्वायर का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी, ds cos थीटा बाय r स्क्वायर का अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो ये जो वैल्यू आने वाली है ना बेटा कंप्लीट सरफेस के लिए, तो ये होगा, ये वैल्यू होगी ओमेगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होना चाहिए फॉर कंप्लीट सरफेस, इट इज 4 पाई। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ds cos थीटा का इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4 पाई। ये हमें याद रखना, ये कंप्लीट सरफेस के लिए होगा। ठीक है, लिख लीजिए, जरा नोट के नीचे लिखते चलना।